लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, ये भी शायद हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब उससे आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने कुछ लिस्ट लिखवाया होगा आपको, जैसे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हुआ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, और क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यही सब कुछ लिखवाए होंगे। तो जितना इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारे को हम लोग एक करके पढ़ लेते हैं। तो शायद मैंने आपको पहला वाला पढ़ा दिया था, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द टू कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल बट द टू कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला but produces different ion when dissolved in solution. The two compounds having same formula but produces different ions in the solution is called आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये दोनों जो है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले वाले को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या आयन मिलेगा? सल्फेट आयन। वेरा जब इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? Br माइनस। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस आ रहा है कि आपका जो आयन है जो आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? चेंज कर जा रहा है। वेराज अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो दोनों 100% क्या होगा? सेम होगा। इस तरह के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? इस तरह के कंपाउंड को आप बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको जो आप ब्रेक करेंगे तो कंपाउंड जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। और इसको जो आप ब्रेक करेंगे तो जो कंपाउंड बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये इस प्रकार से आएगा। तो दोनों में जो आयंस मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? अलग अलग मिल रहे हैं। यहां पर मुझे Br माइनस मिला और यहां पर मुझे SO4 सल्फेट आयन मिला। इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डन। अगला लिखें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट। formula of two compounds are same. Formula of two compounds are same, varying only the number of order of crystallization. Varying only the number of order of crystallization. Varying only the number of order of crystallization. आप उसके अंदर एग्जाम्पल लिखें CrH2O होल 6, CrH2O होल 6, बड़ी ब्रैकेट को बंद करिए, बाहर लिखिए Cl3, बाहर लिखिए Cl3। सेकेंड एग्जाम्पल BrH2O होल 5, BrH2O होल 5, Br बोल रहा हूं, CrH2O होल 5, अंदर Cl, बाहर लिखिए Cl2, बाहर लिखिए Cl2 और डॉट H2O। और क्या लिखेंगे आप? डॉट H2O। पहला एग्जांपल ये बोला था मैंने, दूसरा ये बोल रहा हूं H2O होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O। तीसरा एक और एग्जांपल इसी का दे सकते हैं Cr H2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O।
सारे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर इसमें देर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देर इज 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देर इज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी आपस में सब क्या हो गए, ऑल 3 आर हाइड्रेट आइसोमर। इसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। किसी को लग रहा है इसका एक और हो सकता था सर, CrH2O3Cl3 और .3H2O। अगर ऐसा होता तो फिर हम आपके पास क्या नहीं होता, एनायनिक पार्ट इसका खत्म हो जाता, तो वो कभी भी संभव नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, लिंकेज आइसोमरिज्म। नेक्स्ट लिखिए लिंकेज आइसोमरिज्म। इट इज कॉज्ड बाय द एम्बिडेंटेड बिहेवियर, इट इज कॉज्ड बाय द एम्बिडेंटेड बिहेवियर of the ligand, it is caused by the ambidentate behavior of the ligand। ambidentate मतलब एक से ज्यादा साइट ऑफ डोनेशन एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में आपके पास प्रेजेंट है, एक से ज्यादा साइट ऑफ डोनेशन आपके पास एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे Cn माइनस है, अब Cn माइनस दो तरीके से दे सकता है, एक यहां का लोन पेयर दे दे और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज दे दे। तो अब एक ही कंपाउंड में जब एक इस तरह का लिगेंड लगा हो जो एक से ज्यादा साइट ऑफ डोनेशन रखता हो, तो वो जब आइसोमरिज्म दिखाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल से पहले आप वो एम्बिडेंटेड लिगेंड के कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे Cn माइनस, SCN माइनस, माने ये जहां जहां लगा होगा वहीं पर ये देखने को मिलेगा आपको, Cn माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, OCN माइनस, S2O3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस एटसेट्रा। इसका एक एग्जांपल लिखता हूं, CO NH3 होल 5 NO2, CO NH3 whole 5 NO2 and CO NH3 whole 5 ONO। अब NO2 भी हो सकता था और ONO भी हो सकता था। NO2 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, यहां लोन पेयर है तो ये भी डोनेट कर सकता है, यहां नेगेटिव है तो ये भी डोनेट कर सकता है। अब NO2 में N ने डोनेट किया है, ONO में किसने डोनेट किया, O ने डोनेट किया, पर दोनों ही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट ड्यू टू लिंकेज और ड्यू टू द एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, दोनों का जो नेचर ऑफ डोनेशन है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म बोलते हैं। गॉट इट, लिख लिया, ये एग्जांपल लिखिए, लिख लिया नहीं ये वाला। चलिए इसके नीचे एक और टाइप लिखे, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, राइट। दिस इज अराइजिंग ड्यू टू exchange of the ligand between, this is arising due to exchange of the ligand between the two coordination sphere, this is arising due to the exchange of ligand between two coordination sphere, full stop, ब्रैकेट में लिखिए, this isomerism is applicable only if, this isomerism is applicable only if both the cationic and anionic part, both the cationic and anionic part are complex in nature, both anionic and cationic part
आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब ये इसका एग्जाम्पल है। बोथ पार्ट क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कोबाल्ट के साथ क्या था लिगेंड? NH3। क्रोमियम के साथ क्या था लिगेंड? NO2। इसका जो आइसोमर बना उसमें कोबाल्ट के साथ क्या आ गया और क्रोमियम के साथ क्या आ गया? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इज टेकिंग प्लेस। इस तरह का जो आइसोमर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। डन। हेडिंग डालें, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग डालें, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपके काम का जितना था सब लिखवा दिया। हेडिंग डालें, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग लिखें। मेनी अप्रोचेस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, बॉन्डिंग ऑफ complex compound. Many approaches have been put forward to explain the nature of bonding in coordination compounds. Many approaches has been put forward to explain the nature of bonding in coordination compound, such as VBT, CFT, such as VBT, CFT, LFT and MOT. VBT मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT मतलब लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सारे का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, बाद में आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। वन इज VBT वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से MOT आप पढ़ चुके हैं, यू हैव एन आइडिया ऑफ MOT, क्योंकि क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आपने MOT पढ़ा हुआ है। VBT भी आप जानते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी भी आप जानते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में VBT का आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो बिल्कुल ही नई थ्योरी है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया है ही नहीं, और MOT भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको क्या होता है आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस साल हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, कौन कौन सा? VBT और CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही दो थ्योरी हमें पढ़नी है। दो थ्योरी हमें आगे कभी अगर मौका लगा आप BSc केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, MSc केमिस्ट्री वगैरह, तो वहां पे शायद पढ़ाया जाता होगा। 12th क्लास में आपको सिर्फ दो ही थ्योरी पढ़नी है, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा अदर इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हेडिंग डालें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी was proposed by L. Pauling। L. Pauling, पॉलिंग का नाम आपने पहले भी सुना होगा। पॉलिंग थ्योरी और पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिंग स्केल बोलते हैं। दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई L. Pauling, या दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई L. Pauling in the year 1930। in the year 1930 1930। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में, तो पहले उसको हम लोग लिखते हैं एंड देन फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे ये पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद, VBT को पढ़ने के बाद आप क्या क्या आंसर देने के लायक होंगे, उसके लिए मैं VBT के ठीक नीचे पहले एक सवाल आपको लिखवा देता हूं
वो सवाल का आंसर अब आप देने के लायक तब बन जाएंगे जब आप वीबीटी पूरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, FeH2O होल 6, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए FeH2O होल 6, FeH2O होल 6 2 plus is a paramagnetic outer orbital complex, is paramagnetic comma outer orbital complex comma high spin complex and spin free complex. FeH2O whole 6 2 plus is a paramagnetic complex, outer spin complex, outer orbital complex, higher spin complex and spin free complex, whereas FeCN whole 6, whereas FeCN whole 6 4 minus is diamagnetic inner orbital complex, diamagnetic inner orbital complex, low spin complex and spin paired complex, low spin complex and spin paired complex. FeH2O होल 6 2 प्लस पैरामैग्नेटिक है और क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। वेर एज जो FeCN होल 6 4 माइनस है ये डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद इसी दोनों का नहीं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो इन चारों में से, मतलब इन 8 में से क्या बिहेवियर वाला होगा ये आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। और यही एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉट इट? तो थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ लेने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर हमें कैसे देना है। वैसे एक एक करके थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में दे देता हूं, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग नहीं हुआ है। आप याद करिए, थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आपने पढ़ा हुआ है। डायमैग्नेटिक मींस ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, whereas पैरामैग्नेटिक मींस ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। पहला, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस आपने देखे होंगे, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वेयर एज कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जैसे dsp3, d2sp3, d3sp3, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी पहले है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी बाद में है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो पैरामैग्नेटिक होगा उसकी स्पिन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी स्पिन ज्यादा होगी, जिसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन कम होगी। तो पहला और थर्ड पॉइंट तो एक ही हो गया। और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, अगर अनपेयर्ड ज्यादा है तो उसको हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जहां पे पेयरिंग ज्यादा है उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये पहला, तीसरा और चौथा
पहला, तीसरा और चौथा तो एक ही सवाल से आंसर में आ जाता है। ये सिर्फ हमें समझना है कि कब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और कब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कब इसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, कब इसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से वीबीटी पढ़ने के बाद आप क्या आंसर देने के लायक बन जाएंगे, ये मेरे को समझ क्लियर हो गया होगा आपको। अब वीबीटी क्या है उसको लिखना स्टार्ट करिए। राइट, पॉइंट नंबर 1, मेटल, आयन और एटम। पॉइंट नंबर 1, मेटल, आयन और एटम will keep some vacant s, p and d orbital. Metal, ion or atom will keep some vacant s, p, d orbital to accommodate incoming ligands. अब जितने भी ये लिगेंड्स हैं, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड में आपने यही पढ़ा था ना, लिगेंड्स आर दी दोज पर्टिकुलर एलिमेंट और मॉलिक्यूल या कंपाउंड विच डोनेट देयर लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को अगर ये लोन पेयर दे रहा होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम तो बैग लेके घूम नहीं रहा है। सेंट्रल मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा तो अपने ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेगा। तो अपने ऑर्बिटल में जगह होना चाहिए, तब तो वो उसको एडजस्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जितने भी इनकमिंग लिगेंड से इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं, वो उसको अपने ऑर्बिटल्स में क्या करता है, सजाता है। यहां तक कोई दिक्कत? यही बात वो कह रहा है। एंड दोज ऑर्बिटल्स विल अंडरगो, आगे लिखें, एंड दोज ऑर्बिटल्स विल अंडरगो hybridization to produce, those orbitals will undergo hybridization to produce equal number of hybrid orbitals of equal characteristics to define the final shape of the complex. Those orbitals will undergo hybridization to produce equal number of hybrid orbitals of equal characteristics to define the final shape of the complex. तो जैसे ही इनकमिंग एनर्जी आ रही होगी, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एकोमोडेट करेगा, तो उससे पहले चूंकि सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो या डिफरेंट भी हो, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन उसको सब में से लेना है, तो बिफोर इलेक्ट्रॉन लेने से पहले जितने भी उसके पास लिगेंड आने वाले हैं, जैसे अगर किसी के पास 6 आने वाले हैं, तो उसको 6 ऑर्बिट रखना होगा अपने पास। 6 अगर लिगेंड है तो 2-2 करके वो डालेगा, यानी 6 ऑर्बिटल्स उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो 6 ऑर्बिटल अगर वो एक्यूमुलेट कर रहा होगा, तो 6 को मिलाकर पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर एनर्जी बनाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 6 इलेक्ट्रॉन लेना है, 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन लेना है। 12 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेरे पास ऑप्शन है 1s 3p, तो 4 हो गए, और 2d sp3d2 बन सकता है। इन सबको मिला के जो 6 ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। अब जितने भी ये CN है, अपना एक CN इसमें दिया, एक CN इसमें दिया, एक CN इसमें, एक CN इसमें, एक CN इसमें, एक CN इसमें, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा, एक हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हो सकती थी, दूसरी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती थी? दूसरी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो सकती थी कि वो हो जाता D2 sp3, ये भी हो सकता था, 2d के लिए और फिर s का और फिर 3p का। तो यहां से 2 ऑर्बिटल आपने कहां से लिया? d का। एक ऑर्बिटल कहां से लिया? s का, और 3 लिया p का, तो d2 sp3 भी हो सकता था। ऐसा कब होगा? जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सपोज करिए मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरे को रिक्वायर्ड है कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, sp3 टोटल 8 यहां से हो गया, या फिर ऐसा हो सकता था एक तो sp3 हो जाए और दूसरा dsp2 हो जाए, ऐसा भी संभव है, एक d का एक s का और दो p का। देयर आर पॉसिबिलिटीज। कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा अभी हम नहीं जानते, पर ऐसे संभावनाएं हैं कि कभी वो इनर ऑर्बिटल से लेगा, कभी वो आउटर ऑर्बिटल से लेगा। कब कैसा लेगा वही तो सीखना है हमें बीबीटी में। डन। पर ये तो समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टोटल कितने लिगेंड है उसके पास? 4 लिगेंड होंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के लिए मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए। अब 4 ऑर्बिटल ऐसे हो सकते हैं, एक s में से 3 p में से। ऐसा हो सकता है कि एक d में से ले ले, एक s में से ले ले, 2 p में से ले ले। ये समझ में आ रहा है? तो आपने एक टेबल बनाया हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर का, उसको देख के आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं वो इधर 4 के बन रहे, नहीं तो 6 के बन रहे। एक टेबल आपको लिखवाए दे, वो टेबल में आपने देखा कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स किसके बन रहे हैं, या तो 4 के नहीं तो 6 के। डन। एक छोटा सा टेबल उसके नीचे बनाइए, लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ 3 कॉलम है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड में आप लिखें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड में आप लिखें ऑर्बिटल का शेप, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर के नीचे आप लिखें 4, तो हाइब्रिडेशन हो सकती है sp3, हाइब्रिडेशन हो सकती है sp3, और जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा टेट्राहेड्रल। पहला क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, बताया ना अभी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp3। अगर sp3 है तो इसका शेप कैसा होगा? फिर से लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 4 होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? dsp2 हो सकता है। अगर dsp2 हुआ तो उसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, sp2d नहीं, जब p लेंगे तो तीनों ही लेंगे, तोड़ के नहीं ले सकते। अभी तुम इसलिए ऐसा सवाल पूछ लिए क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि हम कहां से ले रहे हैं, इसलिए तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया। अगर मैं बता थोड़ी देर में जैसे तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम खुद हंसोगे कि तुमने क्या सवाल पूछा है। मैं उस टाइम फिर से याद दिलाऊंगा आपको। सवाल इन्हें क्या पूछा है कि सर हम sp2d नहीं ले सकते क्या? अभी याद रखिएगा, भाई साहब ने ये सवाल पूछा हुआ है कि सर p3 की जगह p2d ले सकते थे, मतलब 3 में से सिर्फ 2 ही को लेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। अरे ये ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल 3 ही होता है, तो आप कहने से सर 2 को ले लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तब पता चल जाएगा आपको। खैर फिलहाल ये टेबल कंप्लीट करिए। थर्ड लिखिए 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बहुत रेयरली देखने को मिलता है, पर फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी होता है। अगर 5 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, होगी ना, sp3 और d, टोटल 5 हो गए। और इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि आपने याद भी किया होगा। याद है ना, एक बड़ा सा टेबल देखे थे हम लोग क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मैंने बताया कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटी, sp3d2। अगर sp3d2 होगा तो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, वेयर एज सेकेंड d2sp3 हुआ तो भी उसका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। d2sp3 हुआ तो भी उसका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। मेरे ख्याल से अभी इतना क्लैरिटी आ गया होगा आपको कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबिलिटी है और उसका शेप कैसा होता है। ये इसलिए लिखवाया क्योंकि जो स्टेटमेंट आपने ठीक ऊपर लिखा उसके लास्ट लाइन को पढ़िए, उसमें लिखाया है उसने, those orbitals will undergo hybridization to produce equal number of hybrid orbitals of equal characteristic to define the final shape of the complex. Shape of the complex is defined by the hybridization. तो पहले मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, वो मैं देख के बता सकता हूं, चूंकि Fe में 6 लिगेंड लग रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये 6 लिगेंड दे रहा होगा। अब ये 2 ही प्रकार से दे सकता है, या तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में देगा या फिर
आउटर ऑर्बिटल, अगर इनर ऑर्बिटल हुआ तो D2sp3 होगा, आउटर हुआ तो sp3d2 होगा। दोनों में इसका शेप क्या हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा झमेला नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। sp3 में टेट्राहेड्रल है, dsp2 में स्क्वायर पिरामिडल है। ये शेप आपको क्लियर होना चाहिए। यहां तक हो गया। पॉइंट नंबर 2, द लिगेंड would have at least one lone pair for donation। ऑब्वियसली होना चाहिए, नहीं होगा तो वो डोनेट कहां करेगा? लिगेंड मस्ट हैव वन लोन पेयर फॉर डोनेशन, ये लिखा है ना। द लिगेंड would have at least one lone pair for donation। थर्ड पॉइंट, the way of donation will be of coordinated manner। The way of donation will be of coordinate manner। coordinate manner मतलब बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड डोनेशन देता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही देता है। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर अप्रोच ऑफ द लिगेंड, आफ्टर अप्रोच ऑफ द लिगेंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। आफ्टर अप्रोच ऑफ द लिगेंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयंस itself will be rearranged, itself will be rearranged, itself will be rearranged depending upon the strength of the ligand, depending upon the strength of the ligand, depending upon the strength of the ligand। ये पॉइंट क्या लिखा है इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, ये एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज करिए ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज माय सेंट्रल मेटल एटम। अब इस सेंट्रल मेटल एटम के पास जब लिगेंड आएगा, सपोज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सपोज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो लिगेंड्स जो आएंगे यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं और यहां से आ सकते हैं, 4 दिशा से आ सकते हैं। अगर लिगेंड यहां से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, जैसे ही ये अप्रोच कर रहा होगा, दिस सेंट्रल मेटल आयन विल रीअरेंज इट्स ओन इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि कौन उसके पास आ रहा है। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सर ये तो आपने कभी बताया नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वन इज वीकर लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की इतनी ताकत होती है कि वो जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा सकता है। अभी सिर्फ समझिए, वो ये सवाल जब बताऊंगा तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मैं एक सवाल दूंगा, आप खुद भी कर लेंगे, अभी कहानी के जैसे इसको समझते चलिए, इसको यूज करेंगे अभी जस्ट 5 मिनट में यूज करेंगे। कह रहे जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके पास आ रहा होगा, सेंट्रल मेटल आयन को ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग मेटल आयन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? पेयर अप कर लेगा। क्लियर? वीक लिगेंड आ रहा होगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? पेयर अप करा सके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो सेंट्रल मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? पेयर अप करा लेगा, वेरएज वीक लिगेंड आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाएगा। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? लिखें अगला पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 4 का सब पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 4 का सब पॉइंट, ए पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड can pair up the electron, strong field ligand can pair up the electron while weak field ligand cannot do so, while weak field ligand cannot do so, weak field ligand ऐसा नहीं करा पाता है। ये समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप करा देगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप नहीं करा पाएगा। पॉइंट नंबर बी,
strong field ligand can shift an electron, strong field ligand can shift an electron to the higher energy level. Strong field ligand can shift the electron to the higher energy level depending on situation. Depending on situation. Depending on situation. अब वो क्या सिचुएशन आने वाली है, जब आएगा तब बताऊंगा कि क्या सिचुएशन में वो ऐसा करता है। यानी यहां तक मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर आ रहा होगा तो या तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, और अगर पेयर अप नहीं हुए तो चांसेस है कि वहां अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको जंप करा के कहां भेज देगा, हायर ऑर्बिटल में भेज सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ताकत होती है, वेरएज वीक फील्ड लिगेंड में ये सब टाइप की ताकत नहीं होते। डन। अब बोले सर सारा कुछ तो समझ में आ गया, पर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? तो एक लिस्ट लिख लेते हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वो लिस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखिए, सबसे पहले I माइनस, मैं लिखवा रहा हूं वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक। मैं क्या लिखवा रहा हूं? वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक। ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से, लिगेंड्स के स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, सबसे नीचे लिखे I माइनस, वीकेस्ट जो होता है। नेक्स्ट Br माइनस, नेक्स्ट S2 माइनस, नेक्स्ट Cl माइनस, नेक्स्ट NO3 माइनस, नेक्स्ट F माइनस, नेक्स्ट OH माइनस, नेक्स्ट ETOH माइनस, नेक्स्ट OX2 माइनस। OX2 माइनस तो पहचानते हैं ना, ऑक्सिलेट आयन, वाटर H2O, EDTA2 माइनस, EDTA2 माइनस, सॉरी EDTA4 माइनस, पढ़े थे ना EDTA4 माइनस। डन। यहां तक आपको क्या मिलता है? वीक फील्ड लिगेंड मिलता है। वीक फील्ड लिगेंड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है वो कौन है? EDTA4 माइनस। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चालू हो जाते हैं। सबसे पहला NH3PH, देन नेक्स्ट EN, पढ़े थे ना EN, व्हाट इज दिस? इथाइलिन डायमीन। OPHEN, then NO2 minus, NO2 minus, then CN minus, and then CO। ऐसा नहीं है कि सारा ही लिस्ट दे दिया है, जितने लिगेंड पढ़ा है सारे का तो नाम भी नहीं लिखा है यहां पे, पर लगभग आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन सा वीक है। दिस इज दी वीक फील्ड लिगेंड एंड दिस इज दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एंड। डन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? थ्योरी समाप्त हो गई। अब थ्योरी में कुछ नहीं है। अब हम लोग उस सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन हमने लिखा था। क्या क्वेश्चन लिखा था? FeH2O whole 6 2+ is a paramagnetic outer orbital complex, high spin complex and spin free complex, while FeCN whole 6 4- is a diamagnetic inner orbital complex and spin paired complex. Explain। ठीक है, चलिए ये लिस्ट मिटा दूं। इस लिस्ट से जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए? ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए दो चीज। एक है पानी, पानी है ना वहां पे, पानी है एक जगह, और मुझे चाहिए CN। यही दोनों चाहिए। CN क्या है?
और पानी क्या है, इतना आपको पता हो जाना चाहिए इस लिस्ट की मदद से उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पता चल गया पानी क्या है, लिखा है ना, क्योंकि इससे पीछे के सारे कितने होंगे और इसके बाद के सारे क्या है। तो FeCN4 होल माइनस वाला जो है उसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब ये लिस्ट को मिटा दूं मैं, मिटा दिया जाए। अब उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है FeH2O क्या है, FeH2O होल 6 2 प्लस, FeH2O होल 6 2 प्लस। क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस ही होगा क्या, क्योंकि ये न्यूट्रल है। x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 ही होगा। यानी Fe अपने किस स्टेट में है, 2 प्लस स्टेट में। क्या मुझे Fe का कॉन्फ़िगरेशन याद है? अब क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 1s2 2s2 2p6 बोलते चलिए। Fe का नंबर क्या होता है, 26। 26 में से 2 कम करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। छोड़ के देख लीजिए 3d6 ही आएगा, और 3d6 जो होगा तो इसमें से 2 निकालने हैं। तो आप 2 कैसे निकालोगे, 2 किससे निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपने इस प्रकार का अपना सेटिंग बना लिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक पढ़े हैं। वो 24 का जब आपने पढ़ा था तब ऐसा लिखा था, पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे तो थोड़े काम ये करेगा। इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, खत्म हो गई कहानी। तो Fe2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, आर्गन 3d6। गॉट इट? अब जरा ध्यान से देखें, अगर 3d6 है तो आप जरा इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे 3d6, 1 2 3 4, 3d6 है। 3d6 कैसे अरेंज हुआ होगा, 1 2 3 4 5, ठीक ही था ना, एक ज्यादा बना दिया, 6, ऐसा होगा, कोई दिक्कत? अब वाटर क्या था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था या वीक फील्ड लिगेंड था? वीक फील्ड लिगेंड था। अगर वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या वाटर पेयरिंग करा सकता है? वाटर पेयरिंग नहीं करा सकता। तो अब जो इसके पास खाली जगह बचा हुआ है Fe के पास, वो क्या है, S दोनों खाली है, मतलब S एक खाली है, 4 का P खाली है और 4 का D खाली है। ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? D में चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इसको पेयर नहीं करा पाएगा। पेयर नहीं करा पाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला एक भी डब्बा खाली है क्या? यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। तो लोन पेयर तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ना यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। तो इसको कहां जाना होगा, इसके आगे। ये कहां है, ये है 3D। इसके बाद क्या खाली है, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। अच्छा मुझे कितना चाहिए बोलिए, मुझे कितना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। तो मुझे 6 चाहिए। मैं एक s में से ले लूं, 3 p में से ले लूं और 2 d में से ले लूं। मुझे तो 6 ही डब्बा चाहिए ना, 6 ही ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक s में से लेंगे, 3 p में से लेंगे और 2 d में से। ये कितने डब्बे हो गए, 6। अब इन 6 में पानी का जो लोन पेयर है वो आसानी से क्या हो जाएगा, एकोमोडेट कराया जा सकता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बोलिए, मैं फिर बोल दूंगा। हाँ हाँ, आप ही का चेहरा देख के मेरे को ऐसा लगा था, बाकी किसी का नहीं, आप ही का देख के ऐसा फील है मेरे को। हाँ हाँ हाँ। यहां पे आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपके कॉन्फ़िगरेशन,
अब आप चाहते हैं कि मैं पूरा ऐसे लिख के दिखाऊं 1s 2s 2p, ऐसा लिख के नहीं दिखा, हाँ सिर्फ 3d6 है। d ऑर्बिटल 5 डब्बों से मिलकर बनता है, 1 2 3 4 5 डब्बा, 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5, पेयरिंग होगी तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक कोई डाउट है? यहां पे भी वही लिखा हुआ था, यही वापस से लिख दिया। अब वाटर का लोन पेयर मुझे डोनेशन में लेना है, भाई आयरन ले रहा है ना डोनेशन, सेंट्रल मेटल आयन इज आयरन, आयरन हैज टू टेक डोनेशन फ्रॉम वाटर, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। इस डब्बे में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 3 एकोमोडेट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकता, तो यहां पे डोनेशन लिया जा सकता है, यहां लिया जा सकता है, यहां, तो इस 3D में तो एकोमोडेशन संभव नहीं है। तो चूंकि 3D में नहीं लेगा तो इसके ऊपर कौन है 4s, इसके ऊपर कौन है 4p, इसके ऊपर कौन है, तो 4s का 1 डब्बा खाली था, 4p का तीनों डब्बा खाली था, और d का तो 5 ही खाली है। मुझे इसमें से चाहिए कितना? मुझे इसमें से 6 ही चाहिए ना। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे ना कि जितने डब्बों से मिलकर जितने की डोनेशन चाहिए होती है उसको मिलाकर एक क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएंगे तो मुझे 6 डब्बा चाहिए, मैंने ये 1 डब्बा उठाया, ये 1 डब्बा उठाया, ये डब्बा, टोटल कितने हो गए, और ये दोनों डब्बा उठा लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का। sp3d2 क्या ऑर्बिटल आया, sp3d2। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना जिसमें वाटर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या है, sp3d2। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? आपने सवाल में क्या लिखा था, FeH2O whole 6 2+ is a paramagnetic substance. Is it a paramagnetic substance? Yes sir. Second, it is outer orbital complex. Is it outer orbital complex? Yes sir. Third क्या लिखा था, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्पिन दिखाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, जिसका स्पिन ऑर्बिटल ज्यादा होता है उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज। गॉट इट, ये आ गया। अब सेकंड क्या था, सेकंड है FeCN होल 6, FeCN होल 6 4-। आपने ये तो बनाया नहीं होगा अपनी कॉपी में, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ा दूं, उसके बाद आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं आप बना लेंगे, ठीक है। मैं देखिए क्या बोल रहा हूं, अब देखिए ध्यान से समझिए। अब मैं दूसरे कंपाउंड के ऊपर चल रहा हूं, FeCN होल 6, यहां क्या था 4-। जरा यहां पे कैलकुलेट करिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। कोई दिक्कत? x अगर +2 है तो जो इसका हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो अभी भी ट्रू होगा, अभी भी ट्रू है। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी Fe का कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 3d6। पर Cn इस बार क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। थ्योरी में आपने क्या पढ़ा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो उसको क्या करा देगा, पेयर अप करा देगा। अच्छा, अब पेयर अप कराएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, मैं मार्कर की कलर बदल लेता हूं। अगर ये इसको पेयर अप कराएगा तो क्या होगा, ये दोनों जो लास्ट वाले हैं ये उठ के यहां आ जाएंगे, ये उठ के कहां आ गए, अंदर आ गए। थ्योरी ऐसी कह रही है कि पेयरिंग करानी है उसकी, हमने पेयरिंग करा दिया। अब मुझे कितने चाहिए, Cn के 6 मुझे एकोमोडेट करने हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने। 12 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंगली मुझे कितना अभी ऑर्बिट चाहिए, 6 चाहिए। अब जब ये यहां से ऐसा हो गया, ये दोनों खाली हो गए, तो मेरे ख्याल से आपको आप तो खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या होगा अगले स्टेप में। अब क्या होगा, ये 6 ऑर्बिटल ढूंढेगा, 2 तो इसको यहीं मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3D से उसने कितने लिए, तो हो गया D2 S P3 D2 SP
3, ये दोनों D से लिया 3 से, तो इनर हो गया sp3। अच्छा मेरे से वो, अच्छा ठीक, मेरे से गलती होगी, कोई बात, बोल तो गलत नहीं रहा हूं ना, वो ठीक है, लिखने में गलती हो गई, D2sp3। अब आपने क्या सवाल पढ़ा उसके, वो सवाल में क्या लिखा था, FeCN6 4- इज डायमैग्नेटिक, आपने उसको सब पेयर कर दिया, डायमैग्नेटिक हो गया। सेकेंड, इनर ऑर्बिटल, आपने अंदर से 2 ऑर्बिटल लिए हैं, तो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो स्पिन कहां से आएगा, तो इट इज अ स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड हो कि स्पिन, माने समझ में आया ना, स्पिन पेयर्ड मतलब वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप है, समझ में आ गया। ये सबसे आसान थ्योरी, लेकिन अगर समझ में आ गया तब तो आसान है, नहीं आया तो इससे टफ थ्योरी कुछ हो नहीं सकती है, पर ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन सा वीक, उसके अलावा बाकी सब तो प्रोसेस है कि आपने ऐसे निकाला, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखाने के बाद इलेक्ट्रॉन सजाया, यहां तक कर लिए। इसके बाद आप चेक करेंगे वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और अ वीक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या करा देगा, पेयर करा देगा, अगर वीक है तो उससे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो वो वहां से तो ले नहीं पाएगा, फिर कहां से लेगा, बाहर से लेगा, और बाहर से लेगा तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर पेयरिंग करा देगा तो अंदर खाली हो जाएगा, तो अंदर खाली हुआ तो 2 अंदर से ले लेगा, बाकी बाहर से लेगा, तो अंदर से ले रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर से लेता तो क्या लेते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज और उसके नीचे लिख लें, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, पहला, इट कैनॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वीबीटी कलर के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दे पाया, वीबीटी कैनॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई पहली। दूसरा पॉइंट, इट कैनॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स in all the cases properly. Sorry. It cannot explain the magnetic moment of the complex in all the cases properly. And third point, this theory is only applicable for the metal ion having configuration from D4 to D7. D4 to D7, you are understanding what is D4 to D7? D4 to D7 मतलब आउटर मोस्ट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 या 7। ये जो लास्ट में आपका था ना, या 6 था, 4 होगा तो संभव है, 5 होगा तो संभव है, 6 होगा तो संभव है, 7 होगा तो संभव है, 8-9 होंगे तो संभव नहीं है, 3-2-3-1 होंगे तो भी संभव नहीं है। समझ में आया? वैसा क्यों? हम 8 कर लेते हैं, चेक कर दें, क्योंकि सवाल पूछ लिया तो उसको चेक कर दें। सपोज करिए हमने 8 ले लिया, तो 5, 6, 7, 1, 8। तो अब अगर आप जब पेयरिंग कराएंगे तो ये हो गया, तो अब जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो एक ही यहां से ले पा रहे, एक यहां से, एक यहां से और एक बाहर, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है S D sp3d। एक यहां से ले रहे, एक S लेंगे, 3 P लेंगे, तो टोटल 5, और एक उधर से लेंगे D। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा संभव नहीं है, क्या ऐसा दिक्कत आ रहा है संभावना में? आप देखिए sp3d3 कौन सा स्ट्रक्चर है, sp3d3, sp3d2 कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, क्या बोल रहे हैं,
ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा ही होगा, 4 उसके प्लेन में। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल ये स्क्वायर प्लेनर है, एक ऊपर और एक नीचे स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, और इन चारों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर आप DsP3D ले रहे हैं, ऊपर वाला D और नीचे वाले D की एनर्जी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एक 3 का लेंगे और एक 4 का, उसके बीच में 4s भी होगा, 4p भी होगा, 2 लेयर बढ़ गया, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। Whereas these two have same energy level and these 4 have same energy levels. Got it? तो या तो आप दोनों अंदर से ले लो या दोनों बाहर से लो। एक अंदर एक बाहर से लेंगे तो एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। Got it? तो D8 में भी संभव नहीं। अब D8 में नहीं तो D9 में भी नहीं होगा, और 10 में तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और D2 D3 में क्या दिक्कत आएगी? D2 D3 में क्या दिक्कत आएगी? D2 D3 में ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप इसकी पेयरिंग करा देंगे। 3 खाली हो गया, 3 खाली हुआ तो आप क्या लिखेंगे? D3sp2। 6 लेना होगा तो क्या लिखेंगे? D3sp2, यानी 3 एक एनर्जी का और 3 एक एनर्जी का। ऑक्टाहेड्रल में 3 एक एनर्जी का नहीं होता, 2 एक एनर्जी का होता है और 4 एक एनर्जी के होते हैं। अरे अभी शेप बना के दिखाई देना, 4 एक एनर्जी का और 2 एक एनर्जी का है, तो 3 में वहां पे भी संभावना नहीं बन रही है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल पा रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि नहीं है? बिकॉज जब आप CFT पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जो लिगेंड आते हैं ना, ये आइदर एक्सियली आते हैं या उसी दिशा में आते हैं जिस दिशा में आपके ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अभी यहां पे एक ऑर्बिटल है, ये जो आपको शेप बना के दिखाया था अभी, तो ऑर्बिटल जो अप्रोच मतलब जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं? वो या तो इस दिशा से आएंगे, इस दिशा से आएंगे, इधर यहीं से आते हैं, इसके अलावा और कोई दिशा से नहीं आएंगे। जिस दिशा से वो आते हैं उसी दिशा में वो एनर्जी को वेरी करा सकता है। तो अगर इन दोनों दिशा से आएगा तो सिर्फ 2 ही एनर्जी वेरी होगी, और इनमें से कहीं से भी आएगा तो 4 वेरी कराएगा। तो 3 और 3 का तो कोई इक्वेशन बन ही नहीं सकता, इसीलिए दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू D1 D2 D3 D8 D9 D10, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू D4 टू D7 सिस्टम। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? आइदर D4 होना चाहिए या D5 होना चाहिए या D6 या D7। गॉट इट? कोई दिक्कत? लिमिटेशंस लिख लिए, हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, दो वो और हैं, कितने आपने लिखे हैं? 3 लिखे, 2 और लिख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन is not applicable for dn system, d ऊपर n for n is equal to 1 2 3 8 9 10। and last point, classification of ligands। ये जो लिस्ट मैंने लिखवाया है ना लिगेंड के क्लासिफिकेशन का, ये कहां से लिखवाया बोलिए? CFT से लिखवाया, ताकि आप समझ सके थ्योरी को। ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन VBT में नहीं दिया था, मैंने ये लिस्ट आपको CFT से लिखवाया है। रीजन इसलिए ताकि मैं ये सवाल आपको सॉल्व करा सकूं, पर ये जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन था ये VBT कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ये किसने एक्सप्लेन किया? CFT ने एक्सप्लेन किया। आपको ये सवाल समझ में आए इसलिए लिस्ट लिखवा दिया, पर ये VBT में कहीं इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो लिख दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड इज नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, इज नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।